अगर किसी लड़के के ऊपर फेक ये दहेज वाला केस लगा है तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, उससे बचने का ये है कि पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ये पेंडेंसी काफी समय से चली आ रही है, रोज नए केसेस पड़ रहे हैं, तो वो पेंडेंसी कवर ही नहीं हो पाती है। कोई ऐसा केस आपके पास है जो आज केस आया और आज ही उसका फाइनल रिजल्ट मिल गया हो? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये कहे भी कि हम जल्दी से करा देंगे जस्टिस, हाँ। तो मेरे हिसाब से कि जो छोटे केसेस हैं, जैसे 138 NI एक्ट हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, इस टाइप के केसेस को वो ये प्लान कर किया जा रहा है कि पहले वो ट्रिब्यूनल में भेजे जाएं। तो आपने जब अपने क्लाइंट से इन केसेस पे बैठ के बात की होगी तो कुछ ऐसा आपने निकाला कि किस वजह से ये केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं? स्वतंत्र भारत से पहले के ठीक। एडवोकेट हुए, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी, ये एडवोकेट पैसे के लिए थोड़ा ना बने थे, ये समाज सेवा के लिए बने। किसी के साथ कोई पहली बार कोई FIR हुई, या पहली बार उसका कोई कोर्ट केस हुआ, या पहली बार उसका सामना पुलिस से हुआ हो, तो उसे सबसे पहले ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो आगे चल के उसके लिए दिक्कत ना हो? फिर हम लोग एक्शन ये ले सकते हैं कि हम लोग कोर्ट से ले सकते हैं कॉपी। कोर्ट में पहुंचती है, तीसरे दिन कॉपी पहुंच जाती है FIR की। इसका स्पष्ट है कि ये हम बता दें आपको, 7 साल तक के जो अपराध हैं उसमें पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकती है आपको, तो पुलिस को पावर ही नहीं है तुरंत कस्टडी में लेने की। पिछले कुछ सालों से जो डाइवोर्स वाले केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मैटर जो वो बता रहा है लड़का, वो कितना सही है कितना गलत है। इसके बाद अगर वो लड़की कहीं और अफेयर में है, वो जो क्राइटेरिया है ये दो हैं, एक संज्ञेय में एक असंज्ञेय में। तो जो संज्ञेय अपराध हैं उनमें ये उसका क्रिमिनल हिस्ट्री में ज्यादा केसेस हैं, तो फिर और लंबा खिंच जाता है, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर और वकील से छुपाई गई बात वो बहुत खतरनाक हो सकती है आगे चल के। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे पॉडकास्ट की थीम है लाइफ ऑफ एडवोकेट्स एंड बेसिक लीगल लॉज, और आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट विवेक मिश्रा जी। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? सही है, बिल्कुल बढ़िया। आपका जो ये एडवोकेट बनने तक की जर्नी रही है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ था 2004 में, ठीक। एज ए लॉयर बार काउंसिल में, लेकिन कुछ 3 साल तक समझ में नहीं आया ठीक है कि करना क्या है। ठीक। कंफ्यूज रहे थे आप? कंफ्यूज, ठीक। मतलब वो 3 साल कंफ्यूजन में ही निकल गए। हाँ। 2007 से फिर रेगुलर प्रैक्टिस या सीरियस प्रैक्टिस आप बोलिए, वो शुरू हुई। 18 साल हो गया है लगभग। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ में वो काफ़ी टफ होता है, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा था? नहीं, देखिए, अब हर चीज में टफ होता है, और लॉ में तो और ज्यादा टफ होता है, और एडवोकेट के रूप में तो और ज्यादा टफ होता है। मेरे हिसाब से इतना स्ट्रगल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एज ए सेल्फ प्रोफेशनल ठीक। जितना यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे केसेस आए होंगे जिसने आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया हो, या कुछ टाइम पे ऐसा लगा है कि लॉ छोड़ के कुछ और करना चाहिए? देखिए, ये हर एडवोकेट की प्रॉब्लम है। फर्स्ट 5 ईयर वो झूलता ही रहता है इधर उधर कि करना भी है कि नहीं करना है, करना भी है कि नहीं करना है। कंफ्यूज्ड रहता है। कंफ्यूज्ड इसलिए रहता है कि इकोनॉमिकली आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे फर्स्ट 5 ईयर में। तो अगर आप एज फैमिली से या वैसे खुद में इकोनॉमिकली सक्षम हो तभी आप इस सेक्टर में उतरो। ठीक। लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल की पैसा पैदा करेंगे जाके, वो ज़्यादातर लोग एडवोकेट करते हैं, इनकी अर्निंग क्या एग्जैक्ट होती है इतनी ठीक ठाक? वो हमने भी आपसे कहा है ना, पहले 5 साल आप ये छोड़ दीजिए, अर्निंग के बारे में सोचिए मत। अगर आप अर्निंग के बारे में सोचने लगे तो फिर आप अच्छे लॉयर नहीं बन पाओगे, ना आप रुक पाओगे कोर्ट के अंदर। अर्निंग बेसिकली शुरू होती है जाके 7-8 साल बाद। हमने काफ़ी सारे लोगों से सुना है कि जैसे उनका कोई केस किसी कोर्ट में गया और उन्होंने कोई एक एडवोकेट हायर किया, तो जो उसका पूरा प्रोसेस है उन्हें जस्टिस मिलने का, वो काफ़ी डिले होता है उसमें। क्या सच में ऐसा होता है कोर्ट्स के केसेस में? नहीं, देखिए, ऐसा है, पेंडेंसी काफी समय से चली आ रही है, रोज नए केसेस पड़ रहे हैं, तो वो पेंडेंसी कवर ही नहीं हो पाती है। फिर छुट्टियां, कभी एडवोकेट्स कोर्ट नहीं पहुंच रहे। ठीक है। सबकी अपनी समस्याएं रहती हैं। कोई ऐसा केस आपके पास है जो आज केस आया और आज ही उसका फाइनल रिजल्ट मिल गया हो? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अगर कोई ये कहे भी कि हम जल्दी से करा देंगे जस्टिस, हाँ। तो मेरे हिसाब से फिर तो वो एक बहुत ही बड़ा वकील होगा। ठीक।
इंडिया लेवल का वकील होना चाहिए उसे। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जिसे बोलते हैं। अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग काम करें ताकि जो डिले है जस्टिस मिलने में वो कम हो जाए? देखिए उसका यही है कि जैसे अभी एक गवर्नमेंट ने एक अधिकरण बनाया है, किस चीज़ जिला का? विधिक सेवा प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल। हम्म उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो छोटे केसेस हैं, हम्म जैसे 138 NI एक्ट हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, इस टाइप के केसेस को वो ये प्लान कर किया जा रहा है कि पहले वो ट्रिब्यूनल में भेजे जाएं। अगर वहाँ समझौते के आधार पे निबट जाता है ठीक तो खत्म हो गया वहीं पे 3 से 6 महीने में। ठीक। नहीं निबटता है अगर, तो फिर वो मूल कोर्ट में चलेगा एज ए केस जैसे चलता फिर है। उसकी डेट्स मिलती फिर रहेंगी। डेट्स क्या, फिर तो प्रोसीजर है लंबा, जैसा भी है वो चलेगा ही। स्टूडेंट्स का और काफ़ी सारे लोगों का ये सपना तो होता है कि हम एक एडवोकेट बन जाएं और हमारे पास पावर आ जाएगी, लेकिन कोर्ट के बाहर एडवोकेट्स की लाइफ कैसी होती है? देखो कोर्ट के बाहर तो एडवोकेट्स की लाइफ हमारे अंदाज से तो वो पूरी तरह से कोर्ट्स पे, जैसा ना एक वकील की लाइफ पूरे 24 घंटे वकील ही रहता है वो। ठीक। क्योंकि जब वो कचहरी जाता है उससे पहले भी उसके पास सुबह 7 बजे से कॉल्स आने चालू हो जाते हैं, क्लाइंट। ये वो डेट क्या वो। फिर जब वो 5 बजे लौट के आता है उससे रात 9 बजे तक फिर वो डील करता है क्लाइंट्स को। करेक्ट। तो उसकी लाइफ तो बस क्लाइंट्स और कोर्ट और जजेस के बीच ही रहती है, बस ठीक। वो पूरा सर्किल ऐसे ही चलता है पर डे का। ठीक है। इवन अगर छुट्टियां भी हैं तो उसमें भी आप कभी कभी बिजी हो जाओगे। अगर कोई पार्टी आती है तो आप अटेंड करोगे, उसे अटेंड करना पड़ेगा आपको। जो अगर वर्क आप प्रेशर देखो। रहता है हमारे एडवोकेट्स पे, क्या वो सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड है या वो वर्क प्रेशर उनके घर तक भी जाता है? नहीं देखिए ऐसा है, प्रेशर चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, वहां का जो प्रेशर है वो जाता तो है घर पे थोड़ा बहुत। ठीक। ऐसा आप बच नहीं पाओगे उससे, कोई नहीं बच सकता। क्या इनका जो इम्पैक्ट है वो फैमिलीज रिलेशनशिप पे आता है? इतना नहीं, ये नहीं खैर, क्योंकि वकील जो है वहाँ खुद ही इतने तप चुके होते हैं कि वो उन चीज़ों को हैंडल कर जाते हैं आराम से। आपके जब कैरियर की स्टार्टिंग थी तो ऐसा कभी हो जैसे वर्क प्रेशर काफ़ी आया हो, वर्कलोड काफ़ी आया हो, काफ़ी सारी फाइल्स हो, केसेस हो, उनका जो इम्पैक्ट है वो एक तो आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ा हो, दूसरा फैमिली रिलेशनशिप पे भी पड़ा हो? नहीं नहीं, फैमिली रिलेशन पे नहीं इतना पड़ा है, उसे मैनेज करना पड़ता है, फिर वो किया भी जाता है। बाकी मेंटल हेल्थ या इन पे तो रहता है थोड़ा बहुत। ठीक। क्योंकि देखिए वकील, एक तो समस्या ये रहती है कि एज ए एडवोकेट 2-3 चीज़ें मस्ट हैं। क्या? एक तो चाय पीनी बहुत मस्त है कचहरी के अंदर। ठीक। फिर वो आपको कितनी भी नुकसान कर रही हो, वो अगर आप नहीं पियोगे तो मेरे हिसाब से भी एक अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। कोई ऐसे केस आए आपके पास जो उन केसेस से आपके ऊपर कुछ पर्सनल इफेक्ट पड़ा हो? पर्सनल क्या, देखिए अब केसेस तो वही हैं, वही रिपीट होते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर्स हों या जमीन जायदाद, भाई भाई का विवाद हो, ठीक। या पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, बस वही हैं। सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आते हैं? सबसे ज़्यादा देखिए जब शुरू किया था वो टाइम और आज 18 साल में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे? वो जब शुरू किया था तब लड़ाई झगड़ा या लूट, इस टाइप के मुकदमे एक कंटिन्यूटी में चलते थे। ठीक। लेकिन पिछले हमारे अंदाज से 2014 से ये केसेस ड्रॉप हो गए बहुत तेजी से नीचे की साइड में। अब फैमिली वाले जो मैटर्स हैं, जो पारिवारिक विवाद हैं, जो मैट्रिमोनियल हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उतने ही तेजी से जितना वो नीचे गए हैं। तो आपने जब अपने क्लाइंट से इन केसेस पे बैठ के बात की होगी तो कुछ ऐसा आपने निकाले कि किस वजह से ये केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखो ऐसा है, सबसे बड़ी समस्या है आधुनिकीकरण समाज में। दूसरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इसका जो इम्पैक्ट है ना फैमिली पे, ये सबसे खतरनाक हो रहा है। कैसे? देखिए ऐसा है, अब मान लीजिए फेसबुक पे पोस्ट आती है कि जो महिला है उसे मतलब अगर गृहिणी बताया जा रहा है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये गृहिणी है, तो वो उसे ये साबित किया जाता है कि बहुत दबी कुचली महिला है क्योंकि वो गृहिणी है। और जब वो कहीं जॉब करेगी प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे वो 2000 रुपए की नौकरी करे जाके सुबह शाम तक, तब वो बहुत एडवांस महिला है। ठीक। तो ये जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना महिलाओं पे, तो उन्हें बच्चे को खाना देना भी एक ऐसा लगता है वो नौकर हैं, या अपने पति का काम करना भी नौकरानी लगता है, या घर के काम हैं ये सब। वो कुछ कारण हैं। दूसरा, रील बनाने के लिए भी घंटे 2 घंटे तो चाहिए ही हैं, बर्बाद करने ही पड़ेंगे।
तो ये सब कारण है परिवार टूटने के, और कोई मेजर इशू ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से। अभी आप बात कर रहे थे कि अगर कोई एडवोकेट बनता है तो उसके स्टार्टिंग कैरियर पॉइंट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, वो तो रहेगी। उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? उसको मैनेज तो देखो ऐसा है, अगर सबसे शुरू से चलते हैं, हम्म। स्वतंत्र भारत से पहले से, ठीक। तो जो एडवोकेट हुए जैसे मोतीलाल नेहरू, हम्म। जवाहरलाल नेहरू, ठीक। सरदार पटेल और गांधी जी, हम्म। ये एडवोकेट पैसे के लिए थोड़ा ना बने थे कि एडवोकेट बन जाएंगे उसके बाद ये पैसे पैदा करें जाएंगे और पैसा लाएंगे कोर्ट से। ठीक। ये समाज सेवा के लिए बने थे, और बेसिकली जो वकील है उसका काम ही समाज सेवा का है, ठीक, न्याय दिलाना। न्याय दिलाना। जो हम लोग गाउन पहनते हैं उसके पीछे एक चोगा बना होता था पहले, अब तो वो खैर आना ही बंद हो गया है, गाउन आता है चोगा नहीं होता उसमें, ठीक। इतना बड़ा एक। ठीक है। तो ये लोग जब केस लड़ते थे गरीबों के, असहाय के, तो रुपए तो ना लेते थे। जब वो डिसाइड हो जाता था तो वो जो पार्टी है वो अपनी स्वेच्छा से, चाहे उसके पास 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपया, चाहे 3 रुपया, वो इनके चोगे में पीछे ऐसे करके डाल देती थी। ठीक। और वो जितने भी हमने आपको भी नाम गिनाए हैं, ये सब पारिवारिक, इनकी जो पृष्ठभूमि रही है, ये सब पैसे वाला इनका पूरा माहौल रहा है। तो वो पैसे के लिए वकील ही नहीं बने। अब समस्या क्या है, वहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, अब सब एज ए प्रोफेशनल, और वो भी पैसे के लिए प्रोफेशन वो अपना रहे हैं वकालत में। तो वो अब संभव ही नहीं, उसके लिए आप 5 से 7 साल आपको बर्बाद करने पड़ेंगे, और आपको बैकअप रखना होगा। नहीं रखते हो तो फिर आप इस सेक्टर में मत आओ। सपोज करते हमारे साथ कोई केस हुआ है, हमने एक एडवोकेट हायर किए, तो हम किन किन चीज़ों से ये पता लगा सकते हैं कि जो केस में हमारे डिले है वो एडवोकेट अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि हमारी तरफ से वो ज़्यादा अर्न कर सकें? उसका तो देखो ये है, उसका आप ट्रेस दूसरे एडवोकेट को करके हायर, बिना बताए, ठीक। और ऑर्डर शीट को ट्रेस करा सकते हो। ठीक। वो वकील बता देगा ऑर्डर शीट के हिसाब से कि जानबूझ के डिले हो रहा है, या बाई कोर्ट हो रहा है, या बाई प्रोसीडिंग चल रही है प्रोसेस। वो कोई खास ऐसी मेजर इशू नहीं होगा। जैसे किसी के साथ कोई पहली बार कोई एफआईआर हुई, या पहली बार उसका कोई कोर्ट केस हुआ, या पहली बार उसका सामना पुलिस से हुआ हो, तो उसे सबसे पहले ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो आगे चल के उसके लिए दिक्कत ना हो? पहले तो उसे डरना नहीं चाहिए। बेसिकली सबसे पहले हम लोग एफआईआर लेते हैं। एफआईआर लेते, मान लीजिए एफआईआर होती है, एफआईआर हो गई, ठीक। तो आप पहले उसकी कॉपी लीजिए। अगर वो नहीं देते हैं फिर हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? फिर हम लोग एक्शन ये ले सकते हैं कि हम लोग कोर्ट से ले सकते हैं कॉपी। डायरेक्ट कोर्ट में पहुंचती है, तीसरे दिन कॉपी पहुंच जाती है एफआईआर की। ठीक। दूसरा, अपने वकील से राय लीजिए कि जो एडवोकेट हायर करना हायर कंपलसरी करिए, है। तुरंत करिए। उसका कारण है, आप उस जो सेक्शन में एफआईआर हुई है, आप कैसे उसमें डीप जा पाओगे कि क्या करना क्या नहीं करना? वो तो एक प्रोफेशनल एडवोकेट ही कर पाएगा। तो सबसे पहले एक आप उसे हायर करिए, उस पैसे को बचाने का प्रयास मत करिए उस टाइम के, क्योंकि वहां से क्या होता है, जब शुरू से अगर पकड़ बन जाती है एडवोकेट की, तो फिर आपके लिए भी आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। केस स्ट्रांग हो जाएगा। केस स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बचत की रास्ता बन जाएगा। हमारे ऊपर अगर कोई एफआईआर हुई है तो सबसे पहले तो हम उसकी कॉपी ले लें, फिर एक एडवोकेट हायर करें, उसके बाद आगे का प्रोसीजर वो खुद बताएगा कि अब आपको किस ट्रैक पे उतरना है। और अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है, उसको पता नहीं है, वो एफआईआर पहुंच गई है कोर्ट में, तो वो कोर्ट में कैसे हैंडल करे? क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर एफआईआर है, ना उसे ये पता था मैं एडवोकेट हायर देखो करना ऐसा है, अगर वो कोर्ट में एफआईआर पहुंच गई है, हाँ, और उसमें सेक्शन छोटे मोटे लगे हुए हैं, ठीक, तो कोर्ट से समन आएगा उसके पास। समन क्या होता है? समन एक सूचना का पत्र होता है, इतना बड़ा एक समन। वो आएगा, वो आप उसे ले, उसमें जो डेट पड़ी हो वहां जाके एक वकील हायर करो अपना, और वहां की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग बेसिक देखो, मूल जो घूम फिर के आ रहा है कि आपको अगर पुलिस से, एफआईआर से, इन सब से बचना है, तो आपको अंततः वकील के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। ये है। तो अगर हम लोग एडवोकेट हायर करने में थोड़ा डिले कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से हम ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो ज़्यादा दिक्कत ना हो? देखो, अब इसमें तो अभी ये बात, इसका स्पष्ट है कि ये हम बता दें आपको, 7 साल तक के जो अपराध हैं उसमें पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकती आपको, जिसमें 7 साल मैक्सिमम
जजमेंट के बाद सजा है, ठीक मतलब 7 साल की सजा मैक्सिमम है जिनमें, ठीक उसमें पुलिस किसी को अरेस्ट तुरंत कर ही नहीं सकती है। ठीक है। ठीक, अब 7 के ऊपर पहुंचते हैं जिसमें 10 की सजा है या आजीवन है, उनमें तो पुलिस जब चाहे तब कस्टडी में ले सकती है। मीन्स हमने कोई ऐसा केस किया है जिसमें 10 साल की सजा है, हाँ, वो उसमें पुलिस हमें तुरंत कस्टडी में ले सकती है। लेकिन अगर एक ऐसा केस किया है जिसमें 7 साल है मैक्सिमम, तो पुलिस को पावर ही नहीं है तुरंत कस्टडी में लेने की। ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कैसे ले लेगी? तो सिर्फ वो अरेस्ट कर सकती है या नहीं ना। कर सकती है? केवल पूछताछ कर सकती है बस। और जो ये हमारे नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं, ये तो सब अंडर 7 ईयर्स हैं, इनमें वो कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और अगर लेते हैं तो पूछताछ के लिए लेते हैं ना। और अगर उन लोगों ने कस्टडी में ले लिया है तो क्या उसमें क्या है, पैसे ऐसे दे के छूट जाओगे, सेटिंग कर ले वहां पुलिस से। वो ज्यादा वो तो बड़ा केस नहीं पैसे जहां दोगे वहां काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुलिस तो इसीलिए उठाती है आपको, हम्म, पुलिस उठाती ही इसीलिए है कि एक तरफ आपको उठाएगी, एक तरफ जिसने FIR कराई उसे उठाएगी, तो वो दोनों तरफ से लेगी। लेकिन हमने काफी बार ऐसा देखा है कि पुलिस उठाती है और कोतवाली में रखती है दोनों पार्टीज को, फिर वो नेक्स्ट डे उन्हें CGM के पास लेके जाती है। तो वो क्या रात में अपनी कोतवाली में रख सकते नहीं, हैं? उसमें ऐसा भी हो सकता है, या तो सेक्शंस ऐसे होंगे उसके अंदर, कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा होगा जो 7 साल के ऊपर हाँ। का होगा। ठीक। जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता होगा। तो अगर वो फेक है तो हम लोग उनसे FIR मांग सकते हैं? FIR तो आपका राइट है, FIR तो उन्हें देनी होगी, नहीं देनी होगी तो कोर्ट से हम लोग निकलवा लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। FIR तो राइट है, FIR का रोक के वो करेंगे भी क्या? मतलब पुलिस का अगर कोई भी केस होता है तो एडवोकेट हायर करना कंपलसरी है? पुलिस क्या क्या, वो तो केस में एडवोकेट का होना ही जरूरी है, पुलिस नहीं। चाहे वो आप कोर्ट में केस कर रहे हो, चाहे पुलिस इन्वॉल्व है कहीं पे, तो एडवोकेट बिना तो इम्पॉसिबल। जो अंतिम घाट है वो तो वही है। किसी के साथ ये सारे केसेस हुए, पुलिस केस हुआ, कोर्ट केस हुआ, तो आपके ओपिनियन से वो ऐसे क्या काम कर सकता है जो उसे आगे दिक्कत कम हो, या उसे नहीं करने चाहिए? पहली बात तो उसे वकील जो अपना वो करे, उसे अपने वकील से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। ठीक। अगर वो कोई घटना करके भी आया है तो वो ये वकील को बताना जरूरी है कि हम ये काम करके ही आए हैं, पूरा क्लियर। क्योंकि अगर डॉक्टर और वकील से छुपाई गई बात वो बहुत खतरनाक हो सकती है आगे चल के। ठीक। आप अगर कुछ भी घटनाक्रम करके आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही आप अगर वकील को बताते हैं कि नहीं नहीं हम ये करके आए हैं, तो वो एक अलग रास्ता फिर बनता है निकालने का, बचाने का। अगर छुपाओगे तो फिर वो दूसरी तरीके से होगा, तो फिर तो फंसोगे ही कहीं ना कहीं जाके। सामने आना ही है। और कुछ लोग होते हैं जैसे उनके पास अगर फ़ोन आए तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ करना सही है या गलत है? ऐसे अगर किसी के पास फ़ोन आया कि तुम्हें चौकी आना है, वो फ़ोन नहीं स्विच नहीं ऑफ नहीं, कर फोन गया। नहीं, ये तो आपको फेस करना है। अगर आपने अपराध किया है तो अलग बात है, अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आप सीधा सीधा फेस करिए। अभी आप बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों से जो डाइवोर्स वाले केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ पे बात करें, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो बेसिक उसके क्या क्या राइट्स हैं उसके ससुराल में, जिसके लिए वो लड़ सकती है कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है या ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी तुमने भी चाहिए? वही लड़ाई की ही बात कर दी कि ससुराल जाए तो वो लड़ाई ही करे जाके। मतलब वो क्या राइट, वो राइट उसके, तो जब वो ससुराल पहुंच गई तो उसका उसी का घर हो गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो पूरा राइट उसी का हो गया उस ठीक, पे। ठीक। अब बताओ समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो रही है? जैसे कुछ लोग दहेज के लिए परेशान करते हैं। हाँ, ये गलत है। दहेज के लिए परेशान करते हैं तो दहेज एक्ट में मुकदमा लिखा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें लड़के वाले अगर उसके साथ कर रहे हैं तो उसे जाना चाहिए कोर्ट? देखिए, लड़की अगर ससुराल गई है तो बेसिक 2 ही बनती हैं। एक तो दहेज के लिए प्रताड़ित होगी, ठीक। या वो लड़का कहीं अफेयर होगा उसका, ठीक। तो वो शारीरिक हिंसा की शिकार होगी, मारपीट की शिकार होगी। तीसरा कोई कारण ही नहीं समझ में आता। तीसरा, अगर लड़के पक्ष से गलती नहीं तो फिर लड़की गलत होगी, भाई उसकी इच्छा नहीं होगी वहां शादी की, या उसका कहीं अफेयर चल रहा होगा। ठीक। फैमिली टूटने के यही 2-3 रीजन है बस, बाकी क्या कुछ नहीं है। अगर किसी लड़के के ऊपर फेक ये दहेज वाला केस लगा है तो उससे कैसे बच सकते हैं? देखो, उससे बचने का ये है कि पहले तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ये मैटर जो वो बता रहा है लड़का, वो कितना सही है कितना गलत है। इसके बाद अगर वो लड़की कहीं और अफेयर में है तो हम लोग उसके सबूत इकट्ठा करते हैं
और वो प्रूव करते हैं कोर्ट में कि ये इसलिए इनके ऊपर प्रेशराइज्ड करने के लिए, इन्हें दबाव डालने के लिए ये मुकदमा कर रही है, इसका अफेयर दूसरी जगह है, या ये यहाँ शादी करना नहीं चाहती थी। पूरी मतलब उस केस की तहकीकात होती है। एलिमनी का क्या सीन रहता है? एलिमनी देखो ऐसा है, एलिमनी में अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो एलिमनी, अब मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब में है लड़का और लड़की कह रही है कि इसकी तनख्वाह 50,000 है और 25,000 हमें चाहिए, तो वो 25 तो उसे कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक। क्योंकि कोर्ट केवल ये देखती है कि आप कितनी इनकम कर रहे हो, इसके बाद इस लड़की को अपने जीवन यापन के लिए 10,000 12,000 कितना रुपया चाहिए। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या आप कोई एक बड़े बिजनेसमैन हो और आप इनकम टैक्स वगैरह भी पे कर रहे हो, तो उस स्थिति में एलिमनी फिर बढ़ जाती है। और जनरली तो एलिमनी हमारे अंदाज से 8-10 हज़ार से ज्यादा का कोई हिसाब बन ही नहीं पाता है। अच्छा। हाँ, अगर लड़की के बच्चा भी है, छोटा है, तो उसकी फीडिंग वगैरह और उसके लिए खाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए वो एक अलग ऐड किया जाता है फिर एलिमनी में। जो हम लोग कुछ रील्स वायरल देखते हैं कि अगर शादी के बाद ये डाइवोर्स हुआ और एलिमनी में लोग 50-50 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं, तो वो किन से रखते हैं ये भी तो ये नहीं देखा। हाँ, और जो लड़का नहीं, था, जो हाँ अपोजिट साइड वो कौन है? लड़का कह रहा है कि हमने 20 लाख लोन लेके इन्हें दी है एलिमनी। ऐसा भी होता है? मतलब अगर आप एलिमनी वो लड़का करता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो लड़के की इनकम ही नहीं होगी 1 करोड़, तो वो 50 लाख एलिमनी कहाँ से दे देगा यार? करेक्ट। और कोर्ट कैसे आर्डर कर देगी कि इन्हें 50 लाख एलिमनी दी जाए? जब उसकी हैसियत होगी तभी तो कोर्ट उसी हिसाब से तो जाएगी। और मीन्स जो एलिमनी है वो हैसियत के हिसाब से एवरेजन, हाँ, डिमांड चाहे लड़की कितनी लड़की तो कुछ भी वो तो कह दे कि मैं 2 करोड़ चाहिए। अगर रिक्शा वाला है एक और कोर्ट कह दे नहीं अब 2 करोड़ रुपए इन्हें दो, तो वो क्या करेगा? और अगर लड़के के नाम पे कुछ एसेट्स है ही नहीं तो? नहीं, एसेट नहीं है वो अलग चीज है। हमने अभी पहले शब्द एक बोला था, अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो वसूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मान लीजिए वो फरुखाबाद छोड़ के भाग गया, ठीक, और कहीं चला गया नौकरी करने, अब क्या करोगे, कहाँ से एलिमनी लोगे? फिर एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। कैसे? जब वो आदमी ही नहीं मिलेगा एलिमनी देगा कौन? या तो फिर आप उसके पीछे लग जाओ कि वो कहाँ रह रहा है, इस समय कहाँ है, तब तो एक है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। बेल एक वर्ड होता है, बेल। बेल एक्चुअली में क्या होता है? बेल एक जमानत प्रार्थना पत्र समझो हिंदी में। सजा सुनाने के बाद जमानत का प्रावधान नहीं है। फिर जमानत का प्रावधान है जब एफआईआर या मुकदमा दर्ज हो गया है, उसके बाद जब आप कोर्ट में सरेंडर करोगे या पुलिस ले जाएगी आपको, तब जमानत का प्रावधान है। वो बेल। तब वो जमानत जमा करके, मतलब मान लो कोर्ट ने 50,000 की 2 जमानत ली आपसे, तो वो आप जमा करो 2 जमानती, उनकी हैसियत 50,000 के कागज जमा होंगे, तो कोर्ट आपको इस आधार पे जमानत दे देगी कि भविष्य में आप कोई घटना नहीं करोगे आपराधिक। इस मुकदमे में जिसमें जमानत मिली है, इनके गवाहों सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। इस आधार पे एक समझ लो बॉन्ड टाइप का वो है जमानत। और ये टोटली जो 7 साल के नीचे के केसेस हैं उनमें तो जो असंज्ञेय अपराध जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनमें तो कोर्ट दे ही देती है बेल। ठीक। लेकिन जो हीनियस क्राइम है वो तो देखो टोटली न्यायालय के स्वविवेक पे है कि वो कब बेल देगी कब नहीं देगी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं। हाँ, जैसे रेप है, मर्डर है। ठीक। लेकिन ऐसे केसेस में भी कुछ लोग हमने देखा है बेल पे बाहर आते हैं। हाँ, बेल पे आते हैं। हमने भी क्या कहा, वो जो क्राइटेरिया है ये 2 हैं, एक संज्ञेय में एक असंज्ञेय में। तो जो संज्ञेय अपराध हैं उनमें ये न्यायाधीश का स्वविवेक काम करता है। मान लीजिए कोई मर्डर करके आया, अब उसने 6 महीने बेल नहीं हुई उसकी, तो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसने देखा जज ने कि 6 महीना हो गया है और इन 6 महीने में इसके खिलाफ कोई न तो मुकदमा दर्ज हुआ है, ना कोई आपराधिक और प्रार्थना पत्र तक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो तो चाहे तो बेल दे देते हैं। अगर अपराधी ज़्यादा, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री में ज़्यादा केसेस हैं, तो फिर और लंबा खिंच जाता है, बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, इनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इनको एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी चीज़
सोशल मीडिया पे लाएं वो रियल लाएं, ठीक। कुछ भी बनावट ना हो, कोई भी फेक ना हो, हम्म। रियल जो भी है वो लाएं, कॉपी ना करें किसी कॉपी ना करें, फैक्ट पे बात करें, जिसका इनके पास भी रिकॉर्ड हो, हम्म। जिसका इनके पास सबूत भी हो, हम्म। किसी भी संदर्भ में ठीक। सुनी सुनाई कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को अरेस्ट किया है पुलिस ने, उसके बाद वो क्या करे? क्योंकि फिर तो वो कुछ एक्शन ले नहीं सकता, तो उसके अरेस्ट घर ही कर वाले लिया। एफआईआर की कॉपी लें, हाँ। वकील से कंसल्ट करें, यही रास्ता ही बचता है। ठीक तो है। वो तो अब अरेस्ट हो ही चुका, वो कुछ करने लायक ही नहीं बचा हाँ है। हाँ हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं बहुत कि अरे वो नहीं, तो अरेस्ट हो पैनिक गए देखो हैं। ऐसा है, पैनिक अब हम बता दें आपको, हाँ। पैनिक वही होगा जो अपराधी होगा। अब अगर डर एक अंदर आपके बैठा हुआ है, खाली यही डर है कि पुलिस या ये, तो वो तो फिर अलग बात है, वो फिर किसी में मामले में खत्म नहीं किया जा सकता। हम्म। भाई डर तो किसी भी चीज का आदमी को, पैनिक तो वो कभी भी, फिर अगर वो इस मामले में पैनिक कर रहा है तो वो हर मामले में पैनिक करेगा, फिर तो वो बुखार में भी पैनिक करेगा। हम्म। लेकिन अगर आप अपराधी हो तो आप डरोगे, ये तो एक सामान्य सा है। आप कानून से भी डरोगे, आप पुलिस से भी डरोगे, आप कोर्ट से भी डरोगे, और आप सामने ना दिखाओ, हम्म। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी डरोगे। अगर हम कोई चीज रेंट पे लेने जा रहे हैं तो हमें बेसिक कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स है, का, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत जरूरी उसमें है। क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, पर मंथ की किराए की राशि कितनी होगी, ठीक। नाम पता क्या है, उसका चौहद्दी क्या है, जैसे ये कमरा है तो इसके चारों तरफ का चौहद्दी से बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला इसके पूरा। आसपास क्या चीजें हैं? हाँ, ठीक। जिससे उसकी पूरी वो पृष्ठभूमि समझ में आ जाए कि हाँ भी यही जगह है, ऐसा तो नहीं लिख कुछ जाए बाद में कुछ और क्लेम किया जाए। हाँ। बेसिक तो यही है, किरायानामा होना मस्ट है। जो नए लॉयर्स होते हैं उनका स्ट्रगल क्या होता है? उनका स्ट्रगल, सबसे पहला स्ट्रगल है फाइनेंशियल, दूसरा स्ट्रगल है जो, अब चूंकि पॉडकास्ट है तो हम कह तो देंगे ही हम्म। कि अब जैसे सीनियर वकील हैं बहुत से, तो वो ये समझते हैं कि हमारे नौकर हैं, अब वो उनसे वो काम करवाएंगे जो एक चपरासी करता है। करेक्ट। जैसे सीट पे झाड़ू लगाना है, उन्हें वो एक माहौल ही नहीं देंगे कि वो वकालत प्रॉपरली सीख पाए। कोड भेजना है, एप्लीकेशन लिखवाना है, ड्राफ्टिंग कराना है, ठीक। ये कोई नहीं सिखाता, ये खुद सीखना पड़ता है। और विशेष तौर पर जितने नए लॉयर हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो जितना खुद सीखने का प्रयास करें। अगर वो किसी के अंडर हैं, सिखाता कोई किसी को नहीं है। आपके हिसाब से आपने ज्यादातर पब्लिकली क्या चीजें सुनी हैं जो लोग सोचते हैं वकील के बारे में? तो लोग वकील के बारे में अगर हम सही बताएं तो यही सोचते हैं कि वकील चोर है, लुटेरा है, इसने हमें ठग लिया है। ठीक। ठीक है, लेकिन है क्या समस्या कि वकील जो भी काम करता है वो अपने क्लाइंट के लिए ही करता है। ठीक। भाई कोई क्लाइंट हमारे पास आया हम्म। तो हम उससे फीस ले रहे हैं, तो हम उसी का काम तो करने के लिए फीस ले रहे हैं। फिर अगर तुम्हें ये लगता है कि वकील चोर है, लुटेरा है, तो फिर आए का है, तो खुद ही ना करवा लो जाके अपना। तो वो पब्लिक गाली भी देती है, ठीक। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने कुछ कह पाए। पीछे देती है वो, सामने तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम के लिए आना भी पड़ता है। वकील के पास जाओगे कहाँ? हमारे साथ कुछ गलत काम हुआ, वो वकील ने ही किया है, तो क्या हम उनके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, उनके खिलाफ ऐसे केस फाइल नहीं होगा। उनके खिलाफ सबसे पहले आप बार एसोसिएशन में शिकायत करेंगे, ठीक। फिर बार काउंसिल में शिकायत करेंगे। पहली बात, बार एसोसिएशन से रेजोल्यूशन मिल जाएगा। वहां से अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बार काउंसिल ऑफ यूपी जाइए, ठीक। नहीं मिलता तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाइए, वहां भी नहीं मिला अगर तो फिर आप कोर्ट जाइए। लेकिन कोर्ट में ये तीनों चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी कि हाँ, कि हम तीनों जगह से होके आए। अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, वही जो जनरली चल रहा है कि ओटीपी आया और पैसे बैंक से निकल गए, पहले देखो, सबसे पहले तो बैंक को सूचित करना चाहिए अगर बैंक से पैसा निकला है तो, फाइनेंशियल अगर हुआ है। ठीक। दूसरा, जिस नंबर से या जहां से भी आपको ये मैसेज आया या कॉल आई, उसकी शिकायत तुरंत थाने में की जाए। ठीक। मतलब आपको रुकना नहीं है कि आप उस दिन बैठ गए कल करेंगे। मेरे हिसाब से अगर ये घटना हुई तो उसके घंटे 2 घंटे के अंदर ही आप प्रोसेस में बिल्कुल चलते जाइए आगे, चाहे वो थाने जाना हो, चाहे बैंक जाना हो, चाहे आप कहीं भी जाना है आपको। जनरली हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि दो आदमियों की लड़ाई हुई, उनका केस गया अपने पास के थाने या चौकी में,
लेकिन अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उनकी महिला ने आके रिपोर्ट में ये लिखवा दिया कि ये मेरे घर में आए, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे यहाँ यहाँ गलत जगह छुआ। उस बेसिस पे पुलिस एक फेक एफआईआर रजिस्टर कर देती है और उस पर वो केस लग जाता है। तो अगर किसी के ऊपर ऐसा कोई फेक चार्ज लगा हुआ है तो वो उससे कैसे निपटे? वो आरोप तो कोई किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक पहले उसका मेडिकल होगा, ठीक ठीक ठीक। सब प्रूफ देखा जाएगा, घटना स्थल पे कौन था उस समय मौजूद, दिन की घटना है कि रात की घटना है, ठीक। मोहल्ले में अगर मकान और भी थे तो होता रहा और सब लोग सोते रहे, तो ये सब है। ऐसा इसमें डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर से हटा के उसने छेड़छाड़ लिख दी है, वो तो बात तो भाई आ गई है, 354 में जाती है। हाँ, अगर हो गया तो किसी वो भी के, यही सब है। तो पुलिस चेक करेगी। पुलिस तो चेक, अब समस्या वहीं पे फिर भाई शुरुआत से आके हम आ जाएंगे वहीं पे हाँ। कि पुलिस को तो ऐसा मामला चाहिए है, बिल्कुल। वो तो देखेगी आप और डरे हो तो वो तो फिर आपकी जेब पूरी गायब कर देगी आपकी, जितने आपके वो एक सिक्का भी नहीं बचेगा आपकी जेब में। तो थोड़ा धैर्य पेशेंस के साथ इसे निपटाना जरूरी है। अगर हमारा किसी से एक्सीडेंट हुआ है बाइक से या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से, तो हिट एंड रन केसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो, अगर एक्सीडेंट हो गया है और सामने वाला चुटिल है, हम्म, तो मेरे हिसाब से पहला काम है उसकी जान बचाना। ठीक। आप अगर उसे ले जाओ अस्पताल तो एक तो उसकी जान बच जाएगी, दूसरा केस बने ना बने ये बाद की बात है। अब आप भागोगे वहां से तब तो वो केस निश्चित बनेगा। ठीक। जो आदमी जिसकी टांग टूट गई है या तड़प रहा है सड़क पे, तो उसके घर वाले फिर आपको कैसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप उसका इलाज करा देते हो तुरंत, तो उसमें अब चेंजेस हुए हैं, आपको रिलीफ भी रहेगी इन लॉ, और दूसरा किसी की अगर जान बचाते हो आप, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगर हमारा एक्सीडेंट किसी के साथ हुआ है तो हमें वहां पे रुकना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए उन ये लोगों तो की। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम लोग वहां से निकल जाते हैं तो वो उल्टा केस बनता है, उल्टा हम भी लोगों के बनता है, दूसरा फिर जरूर बनता है। ऊपर। और अगर आप जिसकी मदद करोगे फिर वो नहीं आपके ऊपर कोई केस करेगा। करेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग हिट करने के बाद रन ही कर जाते हैं। अगर वो हिट करने के बाद स्टे कर दें वहीं पे, केस ही तो ना ये बने। केस नहीं बने इतने। वो हिट एंड रन हो तो वो हिट, वो असल में उनके दिमाग में हम लोगों ने बसा दिया ना हिट एंड रन, तो जैसे ही हिट हुआ वैसे ही वो रन कर गए। हाँ, ये दिक्कत है। वो एक्चुअल में हिट एंड रन हो जाता है। हाँ, जैसे क्रिकेट में हिट और रन, वो वही स्थिति सड़क पे होने लगी है। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब हम इसी पे कह देंगे कि हिट एंड रन ना करें कभी भी, हिट एंड स्टे करें ठीक। और उसका इलाज कराएं। केस ही नया नहीं बनेगा, ना कुछ दिक्कत होगी और उसकी मदद भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद।